नमस्कार। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है अपना उत्तराखंड का और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो पहली खबर, बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। आज देहरादून के 34 बूथ पर वैक्सीनेशन होगा और हर बूथ पर करीब 100 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा। तो हफ्ते में 4 दिन निर्धारित किए गए हैं जब ये टीके लगेंगे और वो दिन है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो हफ्ते के इन 4 दिनों में वैक्सीनेशन होगा और ऐसे में आज का दिन सोमवार है, तो अलग अलग जगह पर आज टीकाकरण का अभियान चलेगा। अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ 34 बूथ पर आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त दूर अस्पताल से मौजूद हैं। तो दीपांकर, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं आपको? बिल्कुल प्रीति, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी शनिवार को और 34 सेंटर्स पूरे राज्य में है और वहीं पर वैक्सीनेशन इस वक्त चल रहा है सभी जगहों पर। और जो बात आपने बताई कि 4 दिन तय किए गए वैक्सीनेशन के और इसमें 50,000 हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट राउंड में रखा गया, तो लगभग 10-15 दिन ये वैक्सीनेशन चलेगा। मैं इसे दून हॉस्पिटल में दिखाऊं आपको तस्वीरें। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन इस वक्त चल रहा है। मेरे साथ डॉक्टर NS खत्री हैं जो नोडल रहे हैं दून हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स के इलाज के दौरान, और अब इस पूरे अभियान में किस तरह 3 दिन से अभी चल रहा है सर ये पूरा वैक्सीनेशन? हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा चला है। शनिवार को इसका इनाग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद माननीय मुख्यमंत्री की ब्लेसिंग से शुरू हो गया था। उस दिन 70 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया था। आज भी शुरू हो चुका है ठीक 9 AM पर। अभी 10 लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं, ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ भी एक ही सेंटर एक्टिवेटेड किया गया है और उसके बाद उसी पे जो है अभी 100 का लाठी शुरू हुआ है। 100 लोगों का वैक्सीनेशन आज भी होना है। तबीयत बिगड़ने की बातें भी कहीं कहीं पे यारी, माइनर तबीयत बिगड़ी है कहीं कहीं पे। हाँ भट्ट जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो 70 लोगों को वैक्सीनेशन शनिवार को हुआ था, 3-4 जिसमें से हमारे 2 डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने रात में हल्का सा माइल्ड फीवर एंड पेन एंड शिवरिंग की कंप्लेन की एंड आफ्टर टेकिंग पैरासीटामॉल, एक पैरासीटामॉल की गोली लेने के बाद सब लोग ठीक हैं, किसी की फिर कोई कंप्लेन नहीं आई सुबह। और इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रूटीन जो वैक्सीनेशन में जो चीज़ें होती हैं वही सब नॉर्मल फिनोमेना हुआ। किसी को भी सीवियर जो है AEFI नहीं हुआ है, किसी को कोई रिएक्शन या किसी को भी हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और किसी को भी इन अप टू अदर इंजेक्शन के तुरंत बाद हमारा जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसमें हमने डॉक्टर, स्टाफ एंड सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई है। किसी को 30 मिनट के बाद रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो अभी भी कोरोना की वैक्सीन भले ही आई हो, लेकिन टेस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। इसमें स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने फॉर्म फिल करने, उनको अपनी रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर खत्री, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर थोड़ा खौफ कम हुआ है? एक्चुअली 100% हम लोग खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन लोगों के अंदर खौफ भी कम हुआ है। और एक जो र्यूमर ऐसी चल रही थी वैक्सीनेशन हम लगाए कि ना लगाएं, अभी दूसरे दिन ही जो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मेरा खुद का मानना है कि 2-4 दिनों में और तादाद लोगों की बढ़ेगी। और फर्स्ट डे जो ये ऑब्जर्वेशन आया कि सिर्फ 70 आए हैं, 30 लोग नहीं आए, उसका मतलब नेगेटिव नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था जो प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर या माइल्ड इलनेस को भी नहीं लग रहा है। तो उसमें से मैक्सिमम वो लोग थे जिनको मदर जो है वो या वो प्रेग्नेंट थी या लैक्टेटिंग मदर थी, या कुछ लोग थे जिनको किसी कारण बस टेक्निकली ऑल इन ऑल वैक्सीनेशन से एक राहत है। बिल्कुल 100% राहत। बिल्कुल प्रीति, आपने सुना डॉक्टर NS खत्री जो 10 महीने से नोडल है और दून हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के आए और अब सभी के लिए एक बड़ी राहत वैक्सीनेशन लेकर आई है। प्रीति बिल्कुल, और जो लक्षण बता रहे डॉक्टर, आम टीकाकरण में भी हल्का बुखार या जो शिकायतें होती वही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है और आज भी शुरू हो चुका है अलग अलग जगह पर। इन सब के बीच कोरोना अपडेट भी आपको दें, क्योंकि कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कल के दिन राज्य में 112 नए मामले सामने आए, यानी कि रविवार को 112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। और इस तरह से अगर अब तक का पूरा कुल आंकड़ा हम देखें तो 1611 लोगों ने उत्तराखंड में कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं राज्य में अब तक 94,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। चलिए और अब बात करेंगे रिश्वतखोर अधिकारी की। तो 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में फंसे रेलवे अधिकारी महेंद्र चौहान की गिरफ्तारी के बाद दून में CBI का सर्च चल रहा है। छापेमारी जारी है। महेंद्र सिंह के पैतृक घर विकासनगर और देहरादून स्थित घर पर CBI की टीम 12 घंटे से लगभग छापेमारी कर रही है। तो सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर यही है कि CBI को जून में कुछ और कागजात मिले हैं दून में और लाखों रुपए की
यहाँ पर टीम को भी यहाँ पर लाखों रुपए की नकदी कैश मिला है जिनको सीबीआई अपने साथ ले गई है। तो 12 घंटे चली इस रेड में 15 सीबीआई के अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने विकासनगर और देहरादून में महेंद्र सिंह के चौहान के घर को खंगाला है। तो महेंद्र चौहान को असम के मालीगांव स्थित एनएफआर मुख्यालय से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तो 2 अन्य भूपेंद्र रावत और इंद्र सिंह को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं। रेलवे में रिश्वत का ये अभी तक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने करीब 12 घंटे देहरादून और विकासनगर स्थित उनके घर पर रेड मारी और बताया जा रहा है कि उनके घर से लाखों रुपए के साथ जरूरी दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई आगे सीबीआई की महेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ रहती है। सहयोगी विकासनगर से मुकेश भट्ट के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। बढ़ेंगी सियासत से जुड़ी खबरें। तो लगभग साल भर का समय बचा विधानसभा चुनाव में, ऐसे में बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर ली है। शनिवार को पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें मार्च तक क्या क्या कार्यक्रम होने हैं वो सब कुछ तय हो चुका है। बीजेपी सरकार को 18 मार्च को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और जल्द ही सल्ट विधानसभा का उपचुनाव भी होगा और फिर चंद महीनों में विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बच जाएगा। इसके लिए बीजेपी अब प्लान तरीके से सरकार और संगठन के कामकाज को आगे ले जाना चाहती है। शनिवार को हुई पार्टी रणनीतिकारों की मीटिंग में इसके लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई। 22 जनवरी को इस कमेटी की पहली मीटिंग होगी। कमेटी अपना प्रस्ताव 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले चिंतन शिविर में रखेगी, जिसमें सर्वसम्मति के बाद फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। चिंतन बैठक के संबंध में जो विषय तय करना है उसमें नरेश बंसल जी रहेंगे और उसमें महामंत्री कुलदीप जी रहेंगे, महामंत्री भट्ट जी रहेंगे, अजय जी रहेंगे, धन सिंह जी रहेंगे। ये भी तय हुआ है कि ये सब चिंतन बैठक का जो एजेंडा है उसको तय करेंगे उस दिन। 18 मार्च से पहले सरकार फरवरी और मार्च में 50,000 किसानों और 1,000 महिला स्वयं सहायता समूह को एक साथ ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। इससे पहले पार्टी 27 जनवरी को सल्ट में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की याद में एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी। सभा के बहाने एक तरह से सल्ट विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। सारी चर्चाएं हुई कि भाई हमको आगे क्या क्या करना है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का फोकस बूथ से लेके, यूथ से लेके, अपने सैनिकों से लेके, अपने महिलाओं से लेके किसानों तक, ये जितने कंपोनेंट इन सारे जो है मोर्चों को भी सक्रिय कैसे किया जाए इस पे ध्यान है। बीजेपी ने अभी से ही 2022 की तैयारी शुरू कर दी है और मार्च तक के रोड मैप पर काम शुरू हो गया है, जिसमें मंत्रियों से लेकर विधायकों तक को जिम्मेदारी दी गई है और समीक्षा के लिए कोर ग्रुप की मीटिंग भी अब हर महीने होगी। देहरादून से सुलीन और प्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत हालिया कुमाऊं दौरे पर रहे और इस दौरान जिस तरह से उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया उसको लेकर वो चर्चा में है। तो अल्मोड़ा और द्वाराहाट में उनको ये ताज पहनाया गया। अल्मोड़ा में जो विधायक हैं और रघुनाथ सिंह चौहान, उन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया, तो वहीं द्वाराहाट में विधायक महेश नेगी ने भी उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया है। तो महेश नेगी आपको याद ही होंगे, यौन शोषण का आरोप उन पर इस वक्त लगा है और बाकायदा पार्टी कह रही है कि उसके लिए भी जांच कमेटी बनी है, जांच चल रही है। तो बंशीधर भगत का कहना है कि जांच अपनी जगह है और सम्मान अपनी जगह, यानी कि उनको भी पसंद आया कि भाई चांदी का मुकुट पहनाकर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी महेश नेगी पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तब उसको अपने से दूर कर दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो विधायक के नाते वो भी रहे ही हैं, ठीक ही है। और जो खबर दिखाने जा रहे हैं या जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो दिल दहलाने वाली है, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि हम ऐसे हादसों से बच सकते हैं। तो ये बड़ी ही तस्वीरें ऐसी है रोंगटे खड़ी करने वाली, जिसमें नज़र आ रहा है कि एक शख्स सड़क पार कर रहा है, तभी उसे एक तेज़ रफ्तार कार टक्कर मार देती है और कार की चपेट में आया शख्स कुछ मीटर आगे तक कार के साथ घसटता हुआ चला जाता है, जिसमें बुरी तरह जख्मी हुआ और उसके बाद उसकी जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सड़क किनारे खड़े शख्स को टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और तेज स्पीड के साथ मौके से चलता बना। तो पास के दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें तस्वीरें कैद हुई हैं और अब कार की पहचान की जा रही है। तो नैनीताल रोड की ये घटना है। तो इसलिए अगर सड़क पर आप नियमों का पालन करते हुए चल रहे हैं, फिर भी आप इस भरोसे मत रहिए, क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो पालन कर
कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ इसका पता नहीं। देखिए ज़रा, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। वाकई में नहीं होती तस्वीर तो अच्छा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं सावधान करने के लिए है कि अगर आप चल रहे हैं सड़क पर तो अपनी जिम्मेदारी लेकर चलें। खटीमा सितारगंज हाईवे पर टोल के पास एक गन्ने का ट्रक पलट गया। काफी व्यस्त सड़क थी जिसमें हादसा हुआ। इसकी वजह से ट्रक की चपेट में कई गाड़ियां आने से बाल बाल बची, क्योंकि लदा हुआ था गन्ना। इसमें तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं। जहां पर हादसा हुआ वहां पर मोड़ है और ये कहा जा रहा है कि मोड़ इतना खराब है कि अमूमन यहां हादसे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं देता है। तो गन्ने से भरा ये ट्रक जो सड़क में पलट गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। तो उसके बाद जैसे तैसे सड़क को साफ कर ट्रैफिक को यहाँ पर फिर से सुचारू कराया गया। गन्ने का ट्रक अभी पलटा है। ये NH पे टोल के पास में एक बहुत खतरनाक मोड़ है। यहाँ पे आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। कई बार ये NH वालों से शिकायत भी की है, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो NH वालों से अपील है कि इस पर कोई कार्रवाई करें या इसका कोई समाधान करें। कल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार स्कूल की बच्चों की बसें भी जाती हैं। और जो अगली खबर दिखाने जा रहे हैं वो रुड़की से है। सनक किस हद तक इंसान को पागल बना देती है, उसकी मिसाली खबर है। यहाँ एक शख्स का एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसंग था जिसके पति का देहांत हो चुका था और आरोपी शख्स ने यहां पर उसके प्रेम संबंध में बाधा बन रही महिला के 2 बच्चों को गंग नहर में फेंक दिया। एक मासूम का शव मिला है जबकि दूसरे को तलाशा जा रहा है। और ये बड़े ही मासूम बच्चे जिनकी उम्र 6 और 7 साल थी, उन्हें गंग नहर में धकेल दिया गया। तो ये बड़ी अमानवीय घटना जो रुड़की में सामने आई है। बताया गया कि दरअसल वादिनी के साथ उसका प्रेम संबंध था और वो प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे थे और उन बच्चों से वह नफरत करता था क्योंकि वो उसके पूर्व पति के पैदाइश थे। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी और केलाखेड़ा में मवेशी चोरों ने मवेशी मालिकों पर गोलीबारी कर दी। गनीमत ये रही कि किसी को गोली लगी नहीं। हालांकि कुछ लोग मवेशी चुराने में सफल जरूर हो गए। इस तरह केलाखेड़ा टांडा आजम से भी ये मवेशी चुरा चुके हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की है, उनके द्वारा फायरिंग की गई है। तो इस तहरीरी सूचना पे हमारे द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनको पकड़ा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। जब 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सुरक्षा तंत्र भारी बर्फबारी के बीच चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए है। लिपुलेख और मिलम बॉर्डर पर सर्दियों का सीजन तो दूर, गर्मियों में भी टिके रहना संभव सा है। भारी बर्फबारी के बीच सीना चीरती बर्फीली हवाएं किसी के भी हौसले को पस्त कर देती हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा जवान इस बार जाड़ों में भी इन इलाकों में मजबूती के साथ तैनात हैं। लद्दाख की घटना के बाद सेना, ITBP और SSB के जवानों ने चीन और नेपाल से लगे बॉर्डर पर हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बीते सालों में सर्दियों के सीजन में ये इलाके पूरी तरह से खाली रहते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ये इलाके आबाद हैं। जहाँ पर तापमान जो है 30 से 40 डिग्री माइनस में पहुंच जाता है, या रेगिस्तान की गर्मी जहाँ पर 50 से करीब 50 के आसपास डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों के दिनों में, ऐसी जगह में जाने के लिए वो मानसिक तैयार होता है। दूसरी बात यह है कि उसको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। जिन इलाकों में सरहद की सुरक्षा के लिए जवान हाड़ कपाती ठंड में तैनात हैं, वहां के ग्रामीण सर्दियों में निचले इलाकों में माइग्रेट हो जाते हैं। गुंजी, कालापानी, नाबीडांग, लिपुलेख और मिलम का ये बॉर्डर 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इन इलाकों में इस बार नवंबर से ही भारी बर्फबारी जारी है। आलम यह है कि कई इलाकों में तो 15 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। बावजूद इसके रणबांकुरों की रगों में आग धधक रही है। उच्च हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग माइग्रेशन करते हैं। गर्मी के समय में अपने जानवरों को लेकर वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर अपने आजीविका चलाते, खेती बाड़ी भी करते हैं, अपने जानवरों को भी वहाँ पर पालते हैं। लेकिन जैसे ही ये जाड़े का सीजन आता है तो अपने मूल स्थान पर लोग जो है माइग्रेशन करते, नीचे घरों की ओर आते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर 0 से नीचे होता है। देश की सुरक्षा के लिए जवानों को कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि उनके हौसले न तो रेगिस्तान की गर्मी पस्त कर पाती है और न ही बर्फ का तूफान। इन्हीं जवानों की हिम्मत से हम और हमारी सरहदें भी सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
कल व्हाइट स्नो डे था और इस अवसर पर एशिया की खूबसूरत बर्फीली ढलानों में से एक औली में भी इसे धूमधाम से मनाया गया। हालांकि इस बार औली में अन्य सालों की तुलना में काफ़ी कम बर्फ गिरी है, तो ऐसे में जो स्कीयर्स हैं 8 नंबर टावर से ऊपर तक उनको जाना पड़ रहा है ताकि स्लोप का वो थोड़ा सा एंजॉय कर पाएं। लेकिन इसके बावजूद स्कीइंग और बोर्डिंग का शौक रखने वालों ने, प्रकृति प्रेमियों ने इस दिन को यहाँ खास तरीके से मनाया और जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे वो भी पहाड़ी गीतों पर झूमते थिरकते नजर आए। ले रहे हैं हम यहाँ पे, काफ़ी बर्फ़ है इधर, तो हम इस बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। एंड अभी स्कीइंग करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप है औली में, तो इसमें स्कीइंग करेंगे और अपनी रिहर्सल करेंगे नेशनल के लिए। तो बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में ठंड है और कोहरे का कहर है। काशीपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि कितना घना कोहरा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सड़कों पर निकलना मुश्किल। कोहरे की वजह से तापमान भी काफी यहाँ पर गिर गया है। 51 पीठों में से एक शक्तिपीठ टनकपुर पूर्णागिरी में होली के बाद लगने वाली मेले की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। मेला मजिस्ट्रेट हिमांशु के मुताबिक 2020 में कोरोना की वजह से 3 महीने चलने वाला पूर्णागिरी मेला रद्द करना पड़ा था, लेकिन इस बार मेले को लेकर मंदिर समिति की बैठक में 3 महीने की जगह अब 1 महीने का पूर्णागिरी मेला चलना तय हुआ है। तो ये 29 मार्च से शुरू होगा और 29 अप्रैल तक चलेगा। देखते हुए माता पूर्णागिरी मेले को 1 महीने तक के लिए सीमित किया जाएगा। तो उसके पश्चात हमारी तैयारियां इसमें शुरू हो गई हैं। मंदिर समिति के साथ हमारी बैठक हुई है, जिसके बाद अभी तक टेंटेटिवली ये तय किया गया है कि 29 मार्च से 29 अप्रैल तक हम मेले को चलाएंगे। उसके पश्चात जो भी प्रक्रिया रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी होगा उसको हम देखेंगे। रुद्रपुर में सुबह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने एक बाइक रैली निकाली। इस दौरान सड़कों पर जय श्री राम के नारे दिखाई दिए। तो इस बाइक रैली का मकसद अयोध्या में बन रहे श्री राम के मंदिर के लिए लोगों को दान देने के लिए जागरूक करना था। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी, बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन हैं जो देश भर में समर्पण निधि अभियान चला रहे हैं। वजह से वो कामयाब होने जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर जिसकी शिराएं एकदम तैयार हो गई हैं और समग्र हिंदू समाज अयोध्या में कार सेवा करने को बिल्कुल तैयार बैठा है। आदेश का इंतजार है, जब आदेश होगा सब लोग जाएंगे और घर घर से हम लोग कम से कम एक गरीब आदमी से 10 रुपए निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे विनम्रता पूर्वक, और जितनी जिसकी सामर्थ्य वो देगा। कुमाऊं का जिला है अल्मोड़ा और अल्मोड़ा जितना सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध है उतना ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ के महल आज भी कैसे इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। अल्मोड़ा छावनी परिषद में स्थित लाल मंडी किले का अपना ही इतिहास है। साल 1816 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर इस किले पर अपना कब्जा जमाया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इसका नाम फोर्ट मायरा रखा। यहाँ से नगर के चारों तरफ अनेक स्थलों के दर्शन होते हैं। लाल मंडी किला एक ऐसा किला है जो कि गोरखों के समय से भी पहले से यहाँ पर विद्यमान था, और बाद में अंग्रेजों ने आकर के, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है वहाँ से अपना झंडा गाड़ करके अपना शासन की व्यवस्था शुरू करी। पर्यटन विभाग भी अब इन स्थलों को विकसित कर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मल्ला महल और रानी महल के निर्माण के साथ ही लाल मंडी किला को भी विकसित किया जा रहा है। जो लाल मंडी किला है उसको हम सर्वप्रथम टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा विकसित करें, और जिससे हम अपनी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी एक इतिहास रहा है उसको हम प्रदर्शित कर सकें। और इसको हम जो हमारा मल्ला महल वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके साथ भी हम इसको इंटीग्रेट करके लोगों को वहाँ पर ला सकें, जिससे कि लोग लाल मंडी किला से वॉक करते हुए, मार्केट से होते हुए मल्ला महल के किले में जाएँ और वहाँ पर जा कर के जो भी हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर है उसका एक आकर्षण रूप देख सकें। चंद राजाओं ने अल्मोड़ा में लंबे वक्त तक राज किया और नगर के आसपास कई किले बनाए। फिर अंग्रेजों ने भी अपनी कमिश्नरी इन किलों से ही चलाई। लेकिन अब इन किलों को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक भी इस सांस्कृतिक नगरी का इतिहास जान सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। राज्य में निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस खुलने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में जो अभिभावक हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। हायर
एजुकेशन में छात्रों के भविष्य को देखते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने पर सरकार अब भी फैसला नहीं ले पाई है, लेकिन उत्तराखंड की प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने सरकार के एसओपी के मुताबिक अपनी यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए पेरेंट्स को व्हाट्सएप मेल पर मैसेज भेजकर बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए परमिशन मांगी जा रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ अपनी इंस्टीट्यूशन को खोलना चाहते हैं वो लोग खोल सकते हैं, और उसमें जो भारत सरकार के जो डिफरेंट दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना होगा। पहले पेरेंट्स से हमने वो मांगी थी कि आप क्या भेजना चाहेंगे, तो जिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजने के लिए हाँ बोला है उन बच्चों को हमने अपने यहाँ लेना शुरू कर दिया है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि 2 फरवरी से पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी फुल टाइम खुलेंगे, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कॉलेज खोलने पर फैसला वो खुद ले सकते हैं। 2 फरवरी तक हमारी शीतकालीन छुट्टियां हैं सरकारी कॉलेजों की, फिर 2 फरवरी से हम सबके लिए खोलने वाले हैं। लेकिन जितने हमारे प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं हमने उनको एसओपी जारी की है कि क्योंकि बच्चों को कई दिक्कतें आ रही प्रैक्टिकल की, तो हमने उनको कहा कि जब आपकी इच्छा होगी आप कॉलेज खोल लीजिए, और जो एसओपी भारत सरकार की है, राज्य सरकार की, उसका अक्षर से पालन उनको करना पड़ेगा। अब पढ़ाई का हर्जाना तो बच्चों को वैसे ही हो गया है। ऐसे में इसी हफ्ते से प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी तो अपनी क्लास संचालित करेंगे, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में फुल टाइम पढ़ाई के लिए सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।